हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि आईक्यू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 14 अक्टूबर 2021 की करंट अफेयर्स। तो रोजाना की तरह आज भी हम लोग यहाँ पर 12 क्वेश्चंस देखेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आपको इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है। यहाँ पर आपके सामने आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष विश्व मानक दिवस यानी कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे कौन से दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि 14 अक्टूबर। तो आज ही के दिन दुनिया भर में विश्व मानक दिवस मनाया जाता है। ये दिवस उन लोगों के सम्मान में मनाया जाता है जो कि दुनिया भर के अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठनों में अंतर्राष्ट्रीय मानकों का विकास करते हैं। तो ऐसे लोगों के सम्मान में हर साल विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस बार इसकी जो थीम रखी गई है वो आप देख सकते हैं, आवर शेयर्ड विजन फॉर ए बेटर वर्ल्ड, यानी कि एक बेहतर भविष्य के लिए हमारा साझा नजरिया। आवर शेयर्ड विजन फॉर ए बेटर वर्ल्ड। फिर इसके बाद यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर आपको बताना है फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आधिकारिक शुभंकर किसको घोषित किया गया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि ईभा। आप जानते हैं कि 2022 के अंदर जो महिलाओं का अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप होगा, इसका आयोजन करेगा भारत। तो ये भारत की मेजबानी में होगा और इसका हाल ही में शुभंकर घोषित किया गया है ईभा को। ये एक एशियाई शेरनी है, यानी कि महिला शक्ति को रिप्रेजेंट करते हुए इस बार इसका शुभंकर लॉन्च किया गया है, जिसका नाम रखा गया है ईभा। दोस्तों, साल 2022 में ही फुटबॉल का सबसे बड़ा टूर्नामेंट होगा जिसको बोलते हैं फीफा वर्ल्ड कप, और इसका आयोजन किया जाएगा कतर की राजधानी दोहा में। किस फिनटेक स्टार्टअप ने रजनीश कुमार को अपने बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि भारत पे। तो भारत पे जो कंपनी है, इसने हाल ही में एसबीआई के जो पूर्व अध्यक्ष हैं रजनीश कुमार, इनको अपने बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इसी तरीके से आपको पता होगा, आंध्र प्रदेश की सरकार ने एसबीआई के पूर्व चेयरमैन रजनीश कुमार को अपना आर्थिक सलाहकार बनाया था। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। वैसे आपको बता दूं, भारत पे जो है इसकी स्थापना साल 2018 में हुई थी। इसकी स्थापना दो लोगों ने मिलकर करी थी, शाश्वत नाकरानी और असनीर ग्रोवर। असनीर ग्रोवर जो हैं, ये इस समय भारत पे के सीईओ हैं। 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। ये एम्स दिल्ली के डायरेक्टर हैं। तो इन्हीं को हाल ही में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार दिया गया है, क्योंकि इन्होंने इस कोविड-19 महामारी के दौरान लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने में काफी अहम योगदान दिया है। इसीलिए इनको हाल ही में 22nd लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार इनको दिया है भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने, और साथ ही उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इनको भारत के फ्रंट लाइन वर्कर्स की समर्पित सेना का कमांडर इन चीफ भी कहा है। तो याद रखिएगा, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को इस बार 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया है। हाल ही में किस राज्य की करूपुर कलमकारी पेंटिंग और कल्ला कुरीची लकड़ी की नक्काशी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर एक गांव है जिसका नाम है करूपुर, और यहाँ पर सूती कपड़ों के ऊपर कमलकारी पेंटिंग्स की जाती हैं, जिनको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। और दूसरा है कल्ला कुरीची लकड़ी की नक्काशी। तो तमिलनाडु के अंदर जो कल्ला कुरीची डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर शिल्पकारों के द्वारा लकड़ी के ऊपर एक विशेष तरह की नक्काशी की जाती है, जिसके लिए हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। इन दोनों उत्पादों को जीआई टैग दिए जाने से कुछ ही दिनों पहले तमिलनाडु के अंदर यहाँ पर जो कन्याकुमारी जिला है, यहाँ पर उगाई जाने वाली विशेष लौंग को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो इन तीनों के बारे में आपको याद रखना है। अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो ये यहाँ की राजधानी चेन्नई है, और चेन्नई को एक वर्ल्ड क्लास सिटी के रूप में विकसित करने के लिए हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने $150 मिलियन के ऋण को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा तमिलनाडु के इस समय मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन, जिनकी पार्टी का नाम है डीएमके यानी कि द्रविड़ मुनेत्र खड़गम। बाकी तमिलनाडु के इस समय राज्यपाल हैं आर.एन. रवि। आर.एन. रवि पहले नागालैंड के राज्यपाल थे, लेकिन अब इनको तमिलनाडु का राज्यपाल बनाया गया है।
हाल ही में किस कंपनी ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का प्रबंधन संभाल लिया है? तो दोस्तों, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण जो है इसको बोलते हैं एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये भारत के अंदर जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय है उसके अंतर्गत काम करती है। ये अभी के समय भारत में 137 एयरपोर्ट्स को मैनेज करता है। लेकिन अब सरकार ने जो जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है इसको, जो अडानी ग्रुप है, इसको 50 साल के लिए लीज पर दे दिया है। यानी कि अडानी ग्रुप जो है ये अब अगले 50 सालों तक जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को मैनेज करेगा। सो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके इस समय अध्यक्ष हैं संजीव कुमार। ये इसी साल बने हैं, तो इनका नाम भी याद रखिए। 13 अक्टूबर को किसने प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय अवसंरचना मास्टर प्लान का शुभारंभ किया है? तो भारत में जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको कम लागत में और बेहतर तरीके से जल्द समाप्त करने के लिए प्रधानमंत्री गति शक्ति पहल मदद करेगी। इसको हाल ही में लॉन्च किया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। दोस्तों, ये जो प्रधानमंत्री गति शक्ति पहल है इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार के स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान की थी और अब इसको लॉन्च कर दिया गया है। ये एक अम्ब्रेला स्कीम की तरह काम करेगी। भारत के अंदर जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होंगे वो सब इसी के अंतर्गत चलाए जाएंगे। साथ ही इसके अंतर्गत भारत के अंदर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड विभाग हैं या फिर मंत्रालय हैं वो सभी एक दूसरे का डेटा देख सकते हैं, जिससे बेहतर तरीके से प्लानिंग की जा सकेगी और किसी भी प्रोजेक्ट को कम से कम समय में कम लागत के साथ बनाया जा सकेगा। और दोस्तों, जो प्रधानमंत्री गति शक्ति पहल है इसके तहत 2024-25 तक 100 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये आपको याद रखना है। निम्न में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने छात्रों का मार्गदर्शन करने के लिए देश के मेंटर कार्यक्रम शुरू किया है? तो देश के मेंटर कार्यक्रम जो है इसकी अनाउंसमेंट पहले ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की थी। अब इसको लॉन्च कर दिया गया है। तो इसके तहत देश भर के नागरिक दिल्ली के सरकारी स्कूलों के छात्रों को एडॉप्ट कर सकते हैं और फिर उनको अपने हिसाब से मेंटर कर सकते हैं ताकि उनको अपना करियर बनाने में मदद की जा सके। यहाँ पर आपको याद रखना है कि इसके अंदर कोई भी देश का नागरिक दिल्ली के सरकारी स्कूलों से मैक्सिमम 10 छात्रों को एडॉप्ट कर सकता है और फिर उनको अपने हिसाब से मेंटर कर सकता है। और इस कार्यक्रम के लिए दिल्ली की सरकार ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है अभिनेता सोनू सूद को। दुनिया की पहली स्वचालित और चालक रहित ट्रेन का अनावरण किस देश में किया गया है? तो हाल ही में दुनिया की फुल्ली ऑटोमेटेड और ड्राइवरलेस ट्रेन का अनावरण किया गया है जर्मनी के अंदर। सो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि जर्मनी। तो जर्मनी के हैम्बर्ग शहर में हाल ही में इसका अनावरण किया गया है। इसको जर्मनी की एक रेल ऑपरेटर है जिसका नाम है ड्यूस बाहन और दूसरी कंपनी है सीमेंस। इन दोनों ने मिलकर इस स्वचालित और चालक रहित ट्रेन को विकसित किया है। इस ट्रेन के चालू होने से समय में भी बचत होगी और साथ ही एनर्जी में भी बचत होगी। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि दुनिया की पहली ऑटोमेटेड और ड्राइवरलेस ट्रेन जर्मनी के हैम्बर्ग शहर में अनावरण इसका किया गया है। अगर हम जर्मनी की बात करें तो आप जानते हैं ये एक यूरोपियन कंट्री है। यहाँ की राजधानी है बर्लिन और यहाँ की करेंसी है यूरो। साथ ही जर्मनी के जो इस समय चांसलर हैं एंजेला मर्केल, इन्होंने इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है। ये इस साल के अंत तक अपने पद छोड़ देंगी। और जर्मनी के अंदर भारत के इस समय राजदूत हैं हरीश पर्वथानेनी। इनको कुछ समय पहले अपॉइंट किया गया था, तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है। गुजरात उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि अरविंद कुमार। दोस्तों, अरविंद कुमार जो हैं इनको गुजरात हाई कोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। और जैसा कि आप जानते हैं किसी भी हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उनको शपथ दिलाता है संबंधित राज्य का राज्यपाल। यानी कि जो गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत, इन्होंने इनको शपथ दिलाई है। यहाँ पर जो बाकी के ऑप्शंस हैं इनके बारे में भी आपको याद रखना है। जैसे कि ए.के. गोस्वामी, इनको छत्तीसगढ़ के अंदर नया मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का। इंद्रजीत मोहंती, ये पहले राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, अब इनको त्रिपुरा हाई कोर्ट में नया मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। इसी तरीके से सतीश चंद्र शर्मा जो हैं इनको तेलंगाना हाई कोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। तो इन सभी के बारे में आपको याद रखना है।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने % रहेगी? तो अभी हाल ही में IMF ने वित्त वर्ष 2021-22 यानी कि अभी जो वित्तीय वर्ष चल रहा है इसके लिए GDP ग्रोथ रेट के अनुमान जारी किए हैं और IMF के अनुसार ये होगा 9.5%। दोस्तों इतना ही अनुमान लगाया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी। इसके अलावा मैं आपको बताता हूं 9.3% अनुमान लगाया है मूडीज ने, 9.1% अनुमान लगाया है फिक्की ने, फिर इसके अलावा 8.3% अनुमान लगाया है वर्ल्ड बैंक ने और 8.7% फिच रेटिंग्स ने। यस, तो इन सभी के अनुमान जो है ये आपको याद रखना है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर आपको बताना है अक्टूबर 2021 में भारत सरकार ने निम्न में से किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो अभी तक आप जानते हैं भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या थी 10, लेकिन अब एक बढ़ गई है क्योंकि अब पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है, जिसको शॉर्ट में PFC कहा जाता है, इसको भी महारत्न कंपनी का दर्जा दे दिया गया है। ये अभी तक भारत की एक नवरत्न कंपनी थी, लेकिन अब इसको महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। दोस्तों ये जो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड है ये भारत के विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत एक सरकारी संस्था है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर स्थित है और जैसा कि इसके नाम में लिखा है ये विद्युत क्षेत्र के अंदर एक फाइनेंस कंपनी है। पिछले कुछ सालों में इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है, जिसके चलते इसको महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को महारत्न का दर्जा दिया जाने से पहले भारत के अंदर महारत्न कंपनियों की संख्या थी 10, फिर इसके बाद होता है नवरत्न। तो नवरत्न कंपनियों की संख्या थी 14 और मिनी रत्न कंपनियां जो होती हैं उनकी संख्या थी 73। तो मिनी रत्न कंपनियों में तो कोई बदलाव नहीं हुआ है, जबकि आप जानते हैं पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी जो है ये अभी तक एक नवरत्न कंपनी थी, तो इसमें से एक माइनस हो जाएगा, यानी कि अब नवरत्न कंपनियों की संख्या हो गई है 13 और महारत्न कंपनियों की संख्या एक बढ़कर हो गई है 11। तो अगर आपके एग्जाम में अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है, तो आपको बताना है 11, नवरत्न कंपनियों की संख्या हो गई है 13 और मिनी रत्न कंपनियों की संख्या है 73। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसका आंसर इजीली कर पाएंगे। तो दोस्तों ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे पिछले दिन का क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था। तो यहाँ पर सवाल ये था कि विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के अंदर रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? तो वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप के अंदर पहली बार किसी महिला ने रजत पदक जीता है और इनका नाम है अंशु मलिक। हाल ही में नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में जो वर्ल्ड चैंपियनशिप कुश्ती के अंदर 2021 के लिए हुई थी, उसमें इन्होंने 57 किलोग्राम भार वर्ग में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं आज का क्वेश्चन, जिसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। यहाँ पर सवाल यह है कि निम्न में से किस कंपनी ने एयर इंडिया एयरलाइंस के अधिग्रहण की बोली जीत ली है? तो यहाँ पर जो भी आपका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। सो इस तरीके से हम लोगों ने 14 अक्टूबर 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे उनको हम लोगों ने यहाँ पर कवर कर लिया है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।